हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम अपनी क्यूरियोसिटी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप अपनी कॉलोनी में हैं तो बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते होंगे। कुछ लोग होंगे जो भारत के कोई दूसरे हिस्से से दूसरा कल्चर लेकर के आए होंगे, या आप अपनी ही क्लास में देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये होती है डाइवर्सिटी। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो है डाइवर्सिटी रिलेटेड टू द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें किस तरीके की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो बच्चों, हम हैं इंसान, हम मैमल्स हैं, हम लोग जीवित हैं। उसी तरीके से पेड़ पौधे हैं, वो भी जीवित हैं। और छोटे छोटे आप बैक्टीरियाज देखते हैं, तो बहुत जीवित प्रजातियों में विविधता मिलती है। उसी को हम बेसिकली बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसका एक साइंटिफिक टर्म है जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, बायो यानी कि जीवित, डाइवर्सिटी जो कि मैंने अभी आपको बताया विविधता। तो जीवित चीज़ों में जो विविधता देखने के लिए मिलती है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही एक अच्छा सा फिगर है जिसमें कुछ बच्चे अपने टीचर्स के साथ एक गार्डन को विज़िट कर रहे हैं, और वो लोग इस गार्डन की जो डाइवर्सिटी है उसको देख के बहुत फैसिनेटेड है। वो बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाइज को, बहुत ही स्ट्राइकिंग कलर के फ्लावर्स को देख रहे हैं, आसपास अलग अलग बर्ड्स को, मंकीज़ को और पिकॉक्स को देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आई विल encourage you to also go out and observe the diversity in the world around you। आपके आसपास जो भी आपको विविधताएं देखने के लिए मिलती हैं, मैं encourage करूँगी कि आप जाइए और उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए और उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए कि आपने क्या क्या देखा। आपको जो चीज़ें अच्छी लगी आप उनको लिख सकते हैं। तो चलिए हम साथ में मिलके एक्सरसाइज करते हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम उन चीज़ों को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो साइंस ऑल्सो टीचेज यू अ वे टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस डायग्राम में आपको लेफ्ट साइड पर ग्रास दिखाई दे रही है, बीच में तुलसी है और इस तरफ है गुड़हल का फूल। बहुत ही प्यारा फूल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हिबिस्कस इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप ये पेड़ देखेंगे बाहर गार्डन में तो आप इनको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम आएंगे प्रॉपर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पे कि साइंस के हिसाब से हम पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को, एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। लेकिन हम उससे पहले एक बारी अटेम्प्ट करते हैं खुद से क्लासिफाई करने का। तो आप इनको विजुअली देखकर क्लासिफाई कर सकते हैं कि किसी में फ्लावर्स हैं, किसी प्लांट में फ्रूट्स हैं, किसी प्लांट में फॉर एग्जांपल उसकी लीव्स का शेप कुछ अलग तरीके का है, किसी प्लांट की जो लीव्स हैं वो इस तरीके से ऑपोजिट में आती हैं, और जैसे ग्रास में होता है ऑल्टरनेट में आती हैं। एक बार यहाँ पर एक लीफ आई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो आप इनकी लीव्स की अरेंजमेंट के पैटर्न पे भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस टेबल में यहाँ पर इसी तरीके से कुछ एक क्लासिफिकेशन स्कीम दी हुई है कि मान लीजिए अगर आप कोई प्लांट ऑब्जर्व करते हैं और आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए कुछ क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, जैसे कि उसका तना, उसकी स्टेम कैसी है, उसका लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, जो मैंने आपको बोला था कि ऑपोजिट हो सकता है इस तरीके से जैसे कि नीम के पत्तों में होता है, या फिर ऑल्टरनेट हो सकता है जैसे कि हमारी घास में होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स भी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें फ्लावर्स हैं या नहीं हैं, और हैं तो किस कलर के हैं, वो आप यहाँ पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और इस कॉलम में आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने नीम का पत्ता देखा होगा तो उसके पत्ते के जो सतह होती है उसके ऊपर एक चमक नज़र आती है, तो आप यहाँ पर रिमार्क्स के तौर पर लिख सकते हैं लीव्स विद स्मूथ सरफेस। तो हमने बेसिकली क्या किया कि 3 चीज़ों को क्राइटेरिया बनाया
इसका तना किस तरीके का है, इसकी जो लीव्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, उसके फ्लावर्स। ये हमारे खुद के बनाए हुए क्राइटेरिया हो गए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि साइंटिफिकली हम प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इस टेबल को पूरा भर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि ग्रासेस के केस में क्या होता है, इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और थिन होता है। इनकी सिंगल लीफ ग्रो होती है ऑल्टरनेटिवली, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऑल्टरनेट वे में इनकी लीव्स निकलती हैं। इन केस ऑफ तुलसी, the arrangement of the pair of leaf is in opposite direction. Tulsi और neem both has this kind of arrangement in opposite direction of the leaves. एंड इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। इसी तरीके से आप हिबिस्कस में भी लिख सकते हैं। हिबिस्कस का भी जो स्टेम होता है वो आपको हार्ड देखने के लिए मिलता है और इनका भी जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है वो ऑपोजिट होता है। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को इस तरीके से टेबल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने प्लांट्स को रिकॉर्ड किया ऑब्जर्व करके, उसी तरीके से हम एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम इनके क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया बना सकते हैं। अगर हमने कोई बर्ड देखा है तो वो कहाँ पर रह रहा है, वो ट्री के ऊपर है, तो प्लेसेस वेयर दे लिव, फॉर एग्जांपल क्रो फाउंड ऑन ट्रीज, क्या वो खाना खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वी कैन राइट इंसेक्ट। और वो किस तरीके से चलते हैं, क्रो कैन फ्लाई एज वेल एज इट कैन वॉक। तो इसी तरीके से आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करके इस टेबल को भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एंट का एग्जांपल दिया हुआ है और एक काव का दिया हुआ है। काव कैन ऑल्सो वॉक, तो यहाँ पर आप वॉक लिख सकते हैं। कहाँ पर रहती है, इट कैन बी फाउंड ऑन द फील्ड्स। वैसे तो इंडिया में गाय सड़कों पर भी चलती हुई दिखती हैं लोगों के साथ भी, बट ठीक है हम लिखते हैं फील्ड्स। और any other feature, how many legs they have, for example, so cow has 4 legs, you can write। तो इस तरीके से आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही नीटली और प्रिसाइजली एक टेबल में लिख सकते हैं। तो हम ऐसा बेसिकली क्यों कर रहे हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को ग्रुप जब हम कर देते हैं ना, एक तरीके से ग्रुपिंग जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो हमें मदद करता है चीज़ों को स्टडी करने में। दैट्स वाई दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रुपिंग। So it's extremely important first to observe these things and then to be able to group these things on the basis of similarities they could have। जैसे कि हमने देखा plants और animals में क्या क्या similarity थी, उसके basis पे हमने उनको group कर दिया। तो ये बस यही यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आपका कुछ possible criteria हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लांट्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स के बेसिस पे आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। इनका स्टेम हार्ड है, सॉफ्ट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स, वो किस तरीके का उनका ईटिंग हैबिट है, जैसे कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो फ्रूट्स खाते हैं ट्रीज़ पर से, तो उनके ईटिंग हैबिट्स को हम देख सकते हैं। क्रो है, वो इंसेक्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, तो यहाँ पर हम ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी इनको डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके के प्लेसेस में वो रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिशेस हैं, फिशेस वाटर में रहती हैं, शार्क्स लिव्स इन वाटर, बट देर आर फ्रॉग्स ऑल्सो विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। देन देर आर काउ एंड गोट, कैमल, एलिफेंट, जो सब लोग लैंड पर रहते हैं। तो वो लोग बेसिकली कहाँ रह रहे हैं उसके आधार पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ईच ये हुआ हमारा बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि हमारा कितना विविधता है जीवित प्रजातियों में। दिस इज बायोडाइवर्सिटी। सो ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले। तो जो भी अलग अलग मेंबर हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस बायोडाइवर्सिटी में प्ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेड़ है, पेड़ हम लोगों को छाया देता है, पेड़ बर्ड्स के लिए फ्रूट प्रोवाइड करता है और बर्ड्स इन टर्न पेड़ के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं फ्रूट्स को खाकर उड़कर कहीं उसके बीज इधर उधर गिरा देते हैं और उससे और दूसरे पेड़ लगने में मदद होती है। तो इन टर्न एक बायोडाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यही इस पॉइंट में यहाँ पर लिखा है। तो ग्रुप करने का क्या फ़ायदा है बेसिकली बच्चों, ग्रुपिंग मेक्स
things easier to understand and makes it the study of them more effective based on their similarities and differences. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हम इन पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं कि वो कहाँ पर रह रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक मछली और एक शार्क को हम एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट विच इज़ एक्वाटिक, कि वो पानी में रह रहे हैं. तो इससे हमें आसान हो जाती है चीज़ें पढ़ने के लिए. अब आइए हम जान लेते हैं, ये तो हमने अपना खुद का बेसिस बनाया इन चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए, बट साइंटिफिकली हम प्लांट्स को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं. तो बच्चों आप देखेंगे कि हम 4 तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं. तो पहले जो सबसे पहला तरीका है वो है उनकी हाइट के बेसिस पे. आप देखेंगे कि प्लांट्स की अलग अलग हाइट होती है. कुछ बहुत ही छोटे होते हैं जो कि कुछ फुट बड़े होंगे, और कुछ थोड़े और बड़े होते हैं, और फिर हमारे होते हैं ट्रीज, पेड़, जो कि बहुत ही बड़े बड़े, हमसे भी लंबे लंबे होते हैं. तो हम उसी चीज़ को आधार बना कर के इनको क्लासीफाई करते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में. हर्ब्स की हाइट सबसे छोटी होती है, उनसे बड़ी हाइट होती है श्रब्स की, और सबसे लंबे होते हैं हमारे ट्रीज़. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्री दिखा रखा है. दिस इज़ अ नीम ट्री, सो इट इज़ वेरी टॉल. दूसरी, आप अगर इनकी खास बात यहाँ पर देखेंगे तो ट्री का जो तना होता है वो बहुत ही थिक होता है. दे हैव अ थिक स्टेम, दे हैव अ ट्री ट्रंक, इट्स यूजुअली कॉल्ड ट्रंक, दे हैव अ ट्रंक. लेकिन श्रब्स जो कि ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं, श्रब्स का जो तना होता है वो पतला होता है और वुडी होता है, वुड का बना हुआ होता है. और फिर आते हैं हमारे हर्ब्स. हर्ब्स का जो तना होता है वो टेंडर होता है, हरा होता है और बहुत ही पतला होता है. तो देखिए साइंटिफिकली हम इसको बेसिकली इन्हीं 2 कैटेगरीज के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, इनकी हाइट और इनका जो स्टेम है उसका क्या नेचर है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, वो ग्रीन है या वो वुडी है, कैसा है. तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रखा है मैंगो. मैंगो का आपने देखा होगा कोई छोटा पौधा नहीं होता है, मैंगो का हमेशा ट्री लगता है. एंड द ट्रीज आर टॉल, दे हैव ब्राउन ट्रंक, the trunks are really hard and they are thick, so उनको हम बोलते हैं ट्री. ट्री से जो छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब. श्रब की हाइट मीडियम होती है, इनका जो तना होता है वो ब्राउन होता है, हार्ड होता है और पतला होता है ट्री के कंपैरिजन में. अब फिर आते हैं हमारे टमेटोज. टमेटो इज़ अ काइंड ऑफ हर्ब. अनदर काइंड ऑफ हर्ब विच यू कैन क्विकली थिंक इज़ मिंट. जो पुदीने का आपका पत्ता होता है, जो पुदीने का आपका छोटा सा पौधा होता है, हम उसको हर्ब की कैटेगरी में रखते हैं. बहुत ही छोटा पौधा होता है और उसके जो तने होते हैं हरे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं. सो हर्ब्स, मिंट एंड टमेटो. We can categorize tomatoes and mint as herb. So basically हम प्लांट्स को साइंटिफिकली कैटेगराइज कर रहे हैं इन 3 चीज़ों में. हमने क्या बेसिस सिलेक्ट किए? 2 बेसिस हमने सिलेक्ट किए. द बेसिस आर देयर हाइट एंड द थिकनेस ऑफ देयर स्टेम. तो इसके बेसिस पे हमने उनको हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में कैटेगराइज किया. उसके बाद बच्चों अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी बेल फैलकर पूरे ज़मीन पर फैल जाती है, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं. और आपने देखा होगा जैसे कि मनी प्लांट होता है, अगर वहाँ पर आप एक डंडा लगा देंगे तो वो उसके अराउंड लिपट कर ऊपर चढ़ जाएंगे, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं. तो जो मेन हमारी कैटेगरी है वो ट्री, हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, लेकिन हमारे पास क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी एक सब कैटेगरी होती है, ये हम याद रखेंगे. लेकिन सबसे ज़रूरी हम याद रखेंगे ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स. आइए अब हम देखते हैं इसके अलावा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4, यहाँ देखते हैं, पहले जल्दी से देख लेते हैं. प्लांट्स को कैटेगराइज करने की 4 बेसिस हैं या 4 तरीके हैं. तो फर्स्ट हमने जो अभी अभी देखा, दैट इज बेस्ड ऑन हाइट एंड थिकनेस ऑफ स्टेम. तो इसके आधार पर हमने क्या किया, इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, ट्रीज, श्रब
और उसी तरीके से बच्चों जो दूसरा आधार है वो है इट्स कॉल्ड वेनेशन। तो बच्चों वेनेशन का क्या मतलब है? जैसा कि अगर हम देखेंगे, आप अपनी कलाई को देखिए तो आपको वीन्स नज़र आती हैं। वीन्स होती हैं हमारी नसें। उसी तरीके से अगर आप किसी प्लांट की पत्ती को उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आपको एक पैटर्न नज़र आता है ना? तो यही होती है बेसिकली प्लांट्स की वीन्स। हम इनको बोलते हैं द वीन्स ऑफ प्लांट। दिस इज बेसिकली वीन्स। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ये हो गई वीन। और इन वीन का जो अरेंज होने का तरीका है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। जैसे कि आप अगर बनाना की लीफ को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको वीन का पैटर्न नज़र आता है। मतलब वो क्या होता है, पैरेलल होता है। जबकि ज़्यादातर जो भी आप कॉमनली प्लांट्स देखेंगे उसमें जो वीन का पैटर्न होता है वो नेट शेप होता है। इसको हम बोलेंगे नेट शेप और क्रिस क्रॉस शेप। तो उनकी जो पत्तियों के ऊपर पैटर्न बन रहा है उसके आधार पर भी हम प्लांट्स को साइंटिफिकली डिवाइड करते हैं। तो जो इस तरीके का पैटर्न होता है हम उसको नाम देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि बनाना हो गया या जो घास की पत्तियां हो गई, जो ग्रासेस होती हैं, उसमें आपने देखा होगा अक्सर इस तरीके से। या जो आपकी मकई होती है, जो कॉर्न होती है, उसके भी आपने पत्ते देखे होंगे, तो उसमें भी पैरेलल आपको एक वेनेशन नज़र आता है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल वेनेशन। तो बच्चों दूसरा हमारा आधार हो गया वेनेशन के बेसिस पे। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी अभी ड्रॉ किया था, यहाँ पर जो हमारा गुड़हल है हिबिस्कस, उसकी पत्ती को दिखाया गया है। तो उसकी अगर आप पत्ती को देखेंगे तो उसमें इसी तरीके का वेनेशन होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जैसे कि मैंने कहा बनाना की जो लीफ होती है उसमें आपका होता है पैरेलल वेनेशन। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इसमें माइज और कॉर्न, दोनों एक ही चीज़ हैं, बस नाम अलग है, माइज और कॉर्न। और फिर ग्रास लीव्स में भी आपने देखा आपको पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा तरीका प्लांट्स को कैटेगराइज करने का। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा तीसरा भी तरीका होता है और वो होता है इनकी जड़ें, रूट्स। तो बेसिकली जो हमें प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स, यहाँ पर देखिए ये देखा हमने क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2। अब हम आ जाते हैं क्राइटेरिया नंबर 3, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। यानी कि उनका जो जड़ें हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो बेसिकली ऐसा देखा गया कि जितने भी हमारे पौधे होते हैं उसमें दो तरीके की जो रूट सिस्टम है उसको देखा जाता है। एक तो होता है, ये मान लीजिए ऊपर पौधा है, मैं उसको नहीं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, मैं इसकी सिर्फ जड़ों को दिखा रही हूँ। तो एक होता है जिसमें एक मेन जड़ आपकी रहती है और उसमें से अलग अलग इस तरीके से छोटी और जड़ें निकल रही होती हैं। तो इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट। तो टैप रूट में बेसिकली आपका क्या होता है, टैप रूट हैज़ वन मेन रूट, एक मेन जड़ इसकी होती है और बाकी उसमें से दूसरी जड़ें निकल रही होती है। दूसरा आपका होता है बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें एक ही पॉइंट से एक साथ बहुत सारी पैरेलल जड़ें और वो भी ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में निकल रही होती है। सो इट हैज़ मल्टीपल रूट्स originating at from a single point. It is called fibrous root system. अब हम जल्दी जल्दी से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने देखा कि रूट सिस्टम बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आइए हम इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये आपका दिखा रखा है मस्टर्ड का प्लांट। तो मस्टर्ड के प्लांट में भी इसी तरीके से एक मेन रूट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं,
और उसमें से छोटी छोटी इस तरीके से रूटलेट्स निकली हुई हैं। तो ये आपका हो गया टैप रूट सिस्टम, और इसका एक एग्जांपल हो गया मस्टर्ड प्लांट। इसी तरीके से जो हिबिस्कस होता है, अगर आप उसकी जड़ों को देखेंगे तो उसमें भी टैप रूट सिस्टम होता है। और अब दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है फाइब्रस रूट सिस्टम का। तो अगर आप किसी भी घास को देखेंगे या अगर आप किसी भी सीरियल को देखेंगे, सीरियल मतलब आपके जो भी अनाज होते हैं, बेसिकली आपका गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्की, ये सारे आपके सीरियल्स हैं। तो ये वो भी ग्रास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। उन सब में भी जो रूट्स है वो फाइब्रस देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा जो आपने कॉमन डे टू डे लाइफ में अगर ऑब्जर्व किया हो, तो अनियन को आप कभी उठाकर देखना, जब आपके किचन में पड़ी होगी कहीं ना कहीं, तो आप वहाँ से उसको उठाकर देखना, उसका जो बेस है वहाँ से भी बहुत सारे इस तरीके से फाइबर्स नज़र आते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल फाइब्रस रूट सिस्टम का। तो बच्चों हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इन दो सिस्टम में एक पॉइंट है जिससे हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा, आप लोगों ने अगर हरी प्याज देखी हो या ग्रीन गार्लिक अगर आपने देखा हो, तो उसमें इसी तरीके से होता है, रूट्स तो ऐसे निकल रही होती हैं और इसके ऊपर एक ग्रीन लीफ आपको नज़र आएगी इनकी, और उसमें भी हमारा क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपका जो माइज है सीरियल्स, उनमें भी फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और अगर आप देखेंगे माइज में भी पैरेलल वेनेशन होता है। तो ये जो दो फीचर्स हैं ये कनेक्टेड हैं। जितने भी टैप रूट सिस्टम वाले प्लांट्स हमारे होते हैं वो हमें हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं, और जितने भी फाइब्रस रूट सिस्टम वाले प्लांट्स होते हैं वो हमें पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। तो अगर हम किसी प्लांट की पत्ती को देख पा रहे हैं तो हमें एक्चुअली उसकी रूट्स को, उसकी जड़ों को खोदकर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम पत्ती को ही देखकर बता सकते हैं कि उसका रूट सिस्टम कैसा होगा। तो अगर हमारा जो लीफ है उसके ऊपर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसका रूट सिस्टम होगा टैप रूट सिस्टम, और अगर पत्ती के ऊपर इस तरीके से पैरेलल वेनेशन है तो उसका रूट सिस्टम होगा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो चलिए, अभी तक हमने क्या किया, 3 क्राइटेरिया पढ़े। पहला क्राइटेरिया हाइट और थिकनेस के ऊपर बेस्ड था, दूसरा वेनेशन के ऊपर बेस्ड, और तीसरा था हमारा रूट सिस्टम के ऊपर बेस्ड। अब हम देख लेते हैं चौथा क्राइटेरिया, वो है बेस्ड ऑन कॉटिलिडन्स। तो बच्चों कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, देखिए ये हैं कॉटिलिडन्स। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चना देखा होगा या राजमा देखा होगा या दालें देखी होंगी, आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आलमंड, कैशू, पिस्ताशियो, आपने इन सभी को देखा होगा। तो इन चीज़ों में, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो बीच में से क्या होती है, एकदम इक्वल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती हैं। आप इस एक्सरसाइज को आज करके देख सकते हैं। आप एक काम कीजिए कि एक चना लो और उसको पानी में डाल दो, कुछ घंटों के लिए भिगो दो। फिर आप उसका जो बाहर वाला लेयर है, जो बाहर उसकी परत होती है, उसको हटा दो, और आप कुछ इस तरीके से देखोगे कि वो 2 पार्ट्स में पूरा ऐसे स्प्लिट हो गया है ना। और अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे हवा में, तो उसमें से, जिसको हम कहते हैं अंकुरित हो गया, तो इस तरीके से अंकुर भी निकलने लगेंगे। लेकिन अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये देखते हैं कि ये 2 पार्ट्स में पूरा पूरा इक्वली स्प्लिट हो गया। तो इसी एक पार्ट को बोला जाता है कॉटिलिडन। तो बच्चों जो हमारे सीड्स होते हैं प्लांट्स के, वो 2 तरीके के मिलते हैं, या तो वो स्प्लिट नहीं हो सकते हैं और वो एक ही कॉटिलिडन शो करते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन। तो मोनो का मतलब होता है 1। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं जो सिर्फ एक ही कॉटिलिडन शो करते हैं, जैसे कि कॉर्न, मक्का के केस में हमें ऐसा मिलता है, और जितने भी हमारे सीरियल्स हो गए, यानी कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब का अगर आप दाना देखेंगे तो वो सिंगल ही रहता है, व्हीट या राइस, ओट्स हो गए। तो ये जो हैं हमारे इनमें एक ही कॉटिलिडन देखने को मिलता है, इनको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन। तो इनको हम बोलते हैं मोनोकॉट, और इन सीड्स को हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड्स।
और जिनमें 2 होते हैं हम उनको बोलते हैं डाइकॉट सीड्स और डाइकोटिलिडन सीड्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डाइकॉट्स आर द प्लांट्स दैट हैव सीड्स विथ 2 कोटिलिडन्स एंड मोनोकॉट्स आर द प्लांट दैट हैव सीड्स विद अ सिंगल कोटिलिडन। तो अभी हमने देखा था अगर हम किसी की पत्ती को देखें तो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि उसकी जड़ें कैसी होंगी। तो अगर हम पत्ती को देखें, जड़ें बता पा रहे हैं, उसी तरीके से हम उसका कॉटिलिडन्स भी बता पाएंगे कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। इसमें भी रिलेशन होता है बच्चों। तो जितने भी टैप रूट वाले सिस्टम होते हैं या रेटिकुलेट वेनेशन वाले सिस्टम होते हैं वो सभी आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। और जितने भी फाइब्रस रूट वाले जो प्लांट होते हैं जिसको हम बोले पैरेलल वेनेशन, जैसे कि बनाना होता है, तो वो हमारे सब किसके अंडर आते हैं? मोनोकॉट्स के अंडर आते हैं। तो हम आपने देखा इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। हम जस्ट पत्ती को देखकर ही उसके फीचर बता पा रहे हैं कि उसका रूट सिस्टम कैसा होगा या उसका जो बीज होगा, जो उसका सीड होगा, वो किस तरीके का यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, डाइकॉट या मोनोकॉट। तो चलिए, अब हमने देख लिया कि हम प्लांट्स को बेसिकली 4 बेसिस पर कैटेगराइज कर पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम एनिमल्स को साइंटिफिकली कैसे, किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो जैसे कि हमने प्लांट्स को कैटेगराइज किया हाइट के बेसिस पे, रूट सिस्टम के बेसिस पे, उनके सीड्स के बेसिस पे, उसी तरीके से हम यहाँ पर एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं बेसिकली 2 आधार पे। पहला हो गया हमारा टाइप ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि जो हमारे एनिमल हैं वो किस तरीके की जगह पर पाए जाते हैं। द हैबिटेट इज बेसिकली वेयर दे लिव, वेयर दे लिव। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी मछली हुई वो पानी में रहती है, तो इसको हम बोलेंगे एक्वेटिक। एक्वेटिक, एक्वा बच्चों, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो यहीं से ये वर्ड आता है एक्वेटिक। तो इसको हम बोलेंगे एक्वेटिक एनिमल। और पानी, कोई भी पॉन्ड होगा, रिवर होगा या सी होगा, उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक तो ये हो गए। फिर हमारे नॉर्मल लैंड पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हो गए, जैसे कि हमारी काऊ, रैबिट, टॉर्टॉइस, स्नेक एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। तो ये जो भी लैंड पर रह रहे हैं वो हमारे हो गए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और ये जो लैंड है हम इसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो कि पानी और लैंड दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं, जैसा कि हमारा मेंढक, फ्रॉग। फ्रॉग इज द मिसिंग लिंक और द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज 2 एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का एग्जाम्पल हो गया आपका फ्रॉग, जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकता है। तो आपने देखा कि जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उस आधार पर हमने उनको डिवाइड किया इन 3 कैटेगरीज में, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एम्फीबियंस। अब दूसरा कौन सा आधार होता है साइंटिफिकली? जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाएंगे आप देखेंगे कि मोर साइंटिफिकली हम जो एनिमल्स होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में। मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। लेकिन ये हो गया आपका हायर क्लासेस के लिए, आप अभी से इसकी चिंता मत कीजिए। अभी आपको देखना है टाइप ऑफ मूवमेंट के हिसाब से। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी साइंटिफिक कैटेगराइजेशन कि वो किस तरीके से मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स चल पाते हैं, कुछ उड़ पाते हैं, कुछ रेंग पाते हैं, कुछ स्विम करते हैं। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट्स वी कैन डिवाइड एनिमल्स विच कैन फ्लाई, रन, क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना, वॉक, हॉप। हॉप मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कूद के जाना। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो फ्रॉग्स शो करते हैं। फ्रॉग्स आपने देखा होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह उछलते हैं, इसको हॉपिंग बोलते हैं। हॉपिंग, जंपिंग, मंकीज जंप। सो ये हो गए अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट। तो प्लांट्स के केस में हमने देखा कि 4
चार चीज़ों के आधार पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं और एनिमल्स को हम दो चीज़ों के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके का मूवमेंट वो बॉडी में शो कर रहे हैं, मतलब वो चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, रेंग रहे हैं, और किस तरीके की जगह पर वो रहते हैं, टाइप ऑफ हैबिटेट्स। तो आइए हम इसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से ये है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैन क्रॉल, ये रेंग सकता है। फिश कैन स्विम, फिश क्या करती है, स्विम करती है। तो हम यहाँ पर इन सभी एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, और हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि वो किस किस तरीके की मूवमेंट शो करते हैं। दिस इज अ गोट, गोट हैज़ लेग्स, इट कैन वॉक। उसी तरीके से दिस इज एन एंट, एंट कुड ऑल्सो वॉक एज वेल एज क्रोल इन सम केसेस। अब यहाँ पर है डक, डक कैन स्विम, डक के, क्योंकि आपने अगर देखा हो, और ये है पिजन, पिजन कैन फ्लाई, pigeon is a bird, it can fly. Also duck can show two type of movement, it can swim as well as it can fly. तो ये बच्चों किस लिए कैसे होता है कि ये दोनों ही मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, पिजन्स के जो पैर हैं वो कुछ ऐसे ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन डक्स के पैर ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या है, वेब होता है, एक जाला सा दिखाई देता है। तो इनके जो फीट हैं वो होते हैं वेब्ड फीट, और इसी की मदद से ये पानी में तैर पाती हैं। तो द वेब्ड फीट हेल्प देम टू स्विम इनसाइड द वाटर। अब यहाँ पर है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैन फ्लाई एंड कैन वॉक। तो हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट द बॉडी शोज। अब हमने एनिमल्स का तो देखा, अब हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि आप सभी लोगों ने कैक्टस का प्लांट तो देखा होगा ना, या फिर अगर आप किसी रेगिस्तानी जगह में जाएं तो आपने देखा होगा वहाँ इस तरीके से कैक्टस उगा हुआ होता है, जिसकी जो स्टेम है, जो तना है, वो बहुत मोटा मोटा दिखाई देता है, और उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, इनको बोलते हैं कांटे, स्पाइंस होते हैं इनकी बॉडी पे। तो इसका क्या पर्पस होता है, ये प्लांट्स ऐसे क्यों होते हैं। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर मान लीजिए बर्फ़ गिर रही है, बहुत ठंडे इलाकों में जाएंगे, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि वहाँ पर जो पेड़ है उसकी शेप इस तरीके से कॉनिकल नज़र आती है। तो इसका भी एक फ़ायदा होता है इन पेड़ों को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि अगर उनकी शेप इस तरीके से कॉनिकल है तो अगर बर्फ़ इनके ऊपर गिरेगी तो वो उसका झड़ना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये मान लीजिए इस तरीके से फैले हुए होंगे तो बर्फ़ का झड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इनकी जो शेप है वो ऐसे ना हो करके इस तरीके से है, तो इट हेल्प्स देम इजीली टू लेट देम स्लाइड आइस फ्रॉम देयर बॉडी। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं अडेप्टेशन। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो अलग अलग वेदर में जाकर अलग अलग तरीके के फीचर्स अपनी बॉडी में डेवलप कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि कैक्टस, कैक्टस की स्टेम बहुत मोटी होती है, तो बेसिकली क्या होता है, इनकी जो स्टेम है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अब मान लीजिए आप अगर रेगिस्तान में कोई तुलसी या नीम का पौधा लगा देंगे तो वो कुछ ही घंटों में सूर्य की इंटेंस रेडिएशन से जल जाएगा, लेकिन कैक्टस वहाँ पर महीनों सालों खड़ा रहेगा, क्योंकि उसका जो तना है वो बहुत मोटा है और उसने बहुत सारा पानी अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि उसको वहाँ पर सरवाइव करने में हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बात कही, ये कॉनिकल शेप ट्रीज़ की, तो इनकी ये जो शेप है ये इनको आसानी से बर्फ़ अपनी बॉडी से गिरा देने में मदद करती है, और ये ठंडे इलाकों में सरवाइव कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रीज़ जो कि फैले हुए होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। मतलब प्लांट्स
या एनिमल्स की बॉडी में ऐसे चेंजेस जो उनको हार्श वेदर में या एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए मदद करें, तो ऐसे उनके बॉडी चेंजेस को हम बोलेंगे अडेप्टेशन। तो देखिए, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन। जैसे कि हमने देखा रेगिस्तानी इलाकों में हमें कैक्टस नज़र आता है, जबकि ठंडे इलाकों में हमें ये जो ट्री है इसका नाम है देवदार, देवदार, इस तरीके के ट्रीज ज़्यादा नज़र आते हैं। तो एक जगह की कंडीशन से एक जगह के जो रीजन होगा वहाँ पर मिलने वाले पौधे दूसरी जगह के पौधों से अलग होंगे। तो यही हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमने पढ़ा था। और ऐसा स्पेशल फीचर जो कि इन पेड़ पौधों को उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करेगा इन द पर्टिकुलर रीजन, दीज आर कॉल्ड अडेप्टेशन। जैसे कि कैक्टस का मोटा होना या इन प्लांट्स का कॉनिकल होना। तो यहाँ पे देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग होती है। किस वजह से? डाइवर्स कंडीशन होने की वजह से। जैसे कि रेगिस्तान या फिर जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ के प्लांट्स एक दूसरे से अलग हैं बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कंडीशन, दे आर अडेप्टेड टू दोज कंडीशंस इन अ डिफरेंट वे। तो इसको एक बारी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वही है जो मैंने अभी समझाया। देयर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट्स। तो रेगिस्तान में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है। द हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कूल्ड एट नाइट। दिन के टाइम में जो रेगिस्तान होता है वो बहुत गर्म होता है और रात के समय में वो बहुत ठंडा हो जाता है। इसीलिए यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दोज एरिया दैट कुड टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे and cold conditions at night. So the fleshy stems, तो जैसा कि हमने देखा कैक्टस में इस तरीके की जो fleshy stems देखने के लिए मिलती हैं, the fleshy stems of plant found in desert cactus that can store water. तो वो जो मोटा तना है बेसिकली वाटर स्टोर करने का यहाँ पर काम करता है, स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टू टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस। तो ये हुआ हमारा अडेप्टेशन। मतलब ये नॉर्मल प्लांट्स के कंपैरिजन में इनका तना बहुत मोटा हो गया, बहुत सारा पानी स्टोर कर रहा है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ अडेप्टेशन विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हॉट वेदर। दूसरा हमने बात की थी देवदार ट्री की, रिमेंबर देवदार ट्री और द क्रिसमस काइंड ऑफ ट्री। सो द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स। तो हम यहाँ पर हमने पहले बात की एक्सट्रीमली हॉट रीजन्स यानी कि डेजर्ट्स की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स की, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है। एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। In order to survive in such condition, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. वही जो मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी से ताकि स्नो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए, to let the snow slide off easily. Conical shape, जो इस तरीके की इनकी शेप है, conical shape and sloping branches of देवदार tree enable them to do so easily. तो ये हमारे हो गए दो एग्जाम्पल अलग अलग तरीके की अडाप्टेशन के, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंडीशंस फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लांट्स में या ट्रीज़ में अडेप्टेशन का, और वो है आपका रोडोडेंड्रॉन्स। तो ये जो आप खूबसूरत सा पेड़ देख पा रहे हैं जिसमें ऐसे पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन्स। तो ये आपके ये पर्टिकुलर ट्री आपके ठंडे इलाकों में भी पाए जाते हैं, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में भी आपको मिलेगा, और ये थोड़े से जो ह्यूमिड प्लेसेस होंगे जैसे आपके वेस्टर्न घाट, केरला, तमिलनाडु, उस तरफ साउथ के रीजन में अगर आप जाएंगे तो आपके नीलगिरी फॉरेस्ट में भी रोडोडेंड्रॉन्स मिलते हैं। लेकिन दोनों जगह के रोडोडेंड्रॉन्स एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जो आपको नीलगिरी फॉरेस्ट में मिलेंगे, जो आपको साउथ ऑफ इंडिया में मिलेंगे, उनकी जो हाइट होती है वो छोटी होती है और उनकी जो लीव्स होती हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, वो स्मॉल होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर बहुत ही हैवी विंड्स चलती हैं, बेसिकली बहुत ही तेज़ वहाँ पर हवाएं चलती हैं। तो
ताकि उनको हैवी विंड से बहुत ज़्यादा हार्म ना हो, बहुत नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए उनकी जो पत्तियां हैं वो उस तरीके से अडाप्ट हो जाती हैं और उनकी जो हाइट है वो इस तरीके से अडाप्ट हो जाती है ताकि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके उन माउंटेन टॉप्स में। और इसी तरीके से सिक्किम में जो है वहाँ पर ये कंडीशंस अलग होती हैं, तो वहाँ पर रोडोडेंड्रॉन्स आपको लंबे लंबे भी देखने के लिए मिलेंगे। जबकि अगर वहीं आप वेस्टर्न घाट्स में या नीलगिरी फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोडोडेंड्रॉन्स लंबे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, उनकी पत्तियाँ भी छोटी मिलेंगी। तो ये भी एक आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रीज़ में अडाप्टेशंस का। अब हम देखते हैं, हमने बात की ट्रीज़ की, तो क्या सिर्फ ट्रीज़ में अडाप्टेशन देखने को मिलते हैं? नहीं, एनिमल्स के अंदर भी आपको अडाप्टेशंस देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं कैमल की। तो एक कैमल को अगर आप रेगिस्तान में ले जाएं और उसको वहाँ पर रहने के लिए छोड़ दें, और एक कैमल को आप ले जाएं कोल्ड डेजर्ट में, जैसे कि यहाँ पर लद्दाख में दिखा रखा है, वहाँ पर उसको छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट तरीके से अडाप्ट होना शुरू हो जाती है उस वेदर के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर विजुअली देखें तो आपको यहाँ पर देखकर इनमें क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो आप टाइम लीजिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए, फिर हम साथ में देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें अलग हैं। आई विल हेल्प यू हियर। ये देख पा रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं हम्प। तो जो आपके डेजर्ट्स में जो रेगिस्तानी और गर्म जगह हैं उसमें आपको कैमल के ऊपर एक ही हम्प देखने के लिए मिलेगा, जबकि अगर आप वहीं कोल्ड डेजर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक की जगह दो हम्प देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी, आप इन दोनों में डिफरेंस नोटिस कीजिए। जो आपका हॉट डेजर्ट वाला कैमल है इसकी टांगें बहुत लंबी हैं, जबकि ये कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल की टांगें इससे छोटी हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ देखिए इसके बाल कितने लंबे हैं, कितना हेयर ग्रोथ है, जबकि इसके कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई हेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। तो यही है इन दोनों के अडेप्टेशन। अब देखिए इसकी जो लंबी टांगे हैं वो बेसिकली इसको गरम जो इसका सरफेस है, गरम मिट्टी है, उससे दूर रहने में इसकी बॉडी को हेल्प करेंगी ताकि इसको गर्मी कम लगे। इसीलिए इसकी जो टांगे हैं वो लंबी यहाँ पर डेवलप होती हैं और इसकी टांगे यहाँ पे शॉर्ट होती हैं। इससे ये जल्दी चल सकता है, फास्ट मूव कर सकता है इजीली ऑन द स्लोप्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट। दूसरा, इसको ठंड लगेगी क्योंकि ये इतने ठंडे टेम्परेचर जोन में है, इसीलिए ये जो इसके ऊपर हेयर्स होते हैं ये इसको एज अ शील्ड टू दैट कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, इसको ठंड से बचाने में मदद करती है। तीसरा फीचर जो हम देख पा रहे हैं हम्प। तो बच्चों ये जो हम्प होता है कैमल का, बेसिकली कैमल्स अपना जो खाना होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं इसमें। तो हम देखेंगे अगर एक कैमल को सर्दियों में इस तरीके से छोड़ दिया जाए किसी रेगिस्तान में, तो जैसे जैसे सर्दियाँ कम होंगी इसका जो हम्प है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है ये जो उनमें स्टोर्ड फूड है उसको यूज़ कर रहा होता है सर्वाइवल के लिए। सो हम्प्स हेल्प देम टू स्टोर द फूड। तो यहाँ पर हम इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये यही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। बेसिकली इनकी बॉडी के क्या क्या अडेप्टेशन है जो इनको हेल्प कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में रहने के लिए। द कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगे होती हैं, विद वाइड हूफ्स विच हेल्प दिस कैमल टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। एक और फीचर जो कि हमने यहाँ पे मिस कर दिया वो है इनके हूफ्स, यानी कि इनके जो पंजे हैं वो चौड़े होते हैं इनके कोल्ड डेजर्ट वालों के कैमल के कंपैरिजन में। तो चौड़े पंजे होने से इनको क्या फ़ायदा होता है कि ये सैंड में, रेत में धंसते नहीं हैं। अगर वो चौड़े होंगे तो उनको रेत पर चलने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये हो गया इनका नंबर 1 अडेप्टेशन, लॉन्ग लेग एंड वाइड हब्स। ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग ऑफ कैमल्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट, इनके जो लेग्स हैं वो भी छोटे हैं और जो हब्स हैं वो भी श्रिंक्ड है, चौड़े नहीं है, फैले हुए नहीं है, आर कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन हॉट डेजर्ट। तो ये जो छोटी टांगे होती हैं बेसिकली, दीज शॉर्ट लेग्स
allow them to walk easily in the mountain regions. और फिर अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं. इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली. तो फूड की क्या है, स्कैरसिटी होती है. देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड. फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली. कैमल्स स्टोर देयर फूड इन देयर हम्प्स, जो कि मैंने आपको बताया कि अपने हम्प्स में बेसिकली दीज आर फूड स्टोरेज फॉर कैमल्स. They store their food in their humps. Camel found in hot desert have one hump each that can help them to survive during the scarcity of food. However, camel found in cold desert have two humps. These two humps shrink in the late winters. तो late winters में ये जो hump है basically ये सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं. अगर winters की शुरुआत में इस तरीके से होंगे तो late winters में ये कुछ ऐसे नज़र आएंगे, सिकुड़ चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने वो जो स्टोर्ड फूड है वो यूज़ कर लिया होगा. उस बेसिकली जो फूड स्टोर किया है उसको उन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो उनके हम्प्स जो हैं वो श्रिंक हो गए. दीज टू हम्प श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम. मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर, जो कि हमने देखा था कि इनके जो हेयर्स हैं वो लंबे लंबे ग्रो हो जाते हैं. दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख. अब देखिए इस वाले फिगर में आपको बकरियां नज़र आ रही हैं. एक जो है वो माउंटेन रीजन से है, जो कि ठंडे इलाकों में पाई जाती है, और दूसरी प्लेन्स से है. तो देखिए जैसे हमने कैमल में देखा उसी तरीके से हमें गोट में भी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं. दोनों गोट्स हैं, दोनों बकरी हैं, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग जगह पर रह रही हैं तो उनकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस हैं. तो ये हुआ आपका आज का होमवर्क. ये आप खुद इनको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. आई विल लीव दिस अप टू यू एंड दिस शुड बी ईजी नाउ. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे हमने कैमल्स में देखा था. और अगर आप को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. चलिए, अब हमने देखा कि हमारे पास आसपास इतनी विविधता है और हमारी बायोडाइवर्सिटी में हर एक जो जीव जंतु है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए. जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग कितना हेविली प्लांट्स और एनिमल्स पे रिलाई करते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए. हम प्लांट्स को काट देते हैं, बेसिकली हम उनसे लकड़ी लेते हैं, वुड लेते हैं. तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू डिजर्टिफिकेशन. Desertification, which means cutting down of trees for our needs. Cutting down trees. तो आप सोचिए इससे क्या होगा. बेसिकली इससे ना सिर्फ वो जो पेड़ हैं वो कट गए हैं, बल्कि कितने सारे बर्ड्स जो उनके ऊपर घोंसला बना के रह रहे होंगे फॉर एग्जांपल, उनका भी घर चला गया उसके साथ साथ. तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने लगता है. हम देखने लगते हैं कि कुछ कुछ जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं या जो चीज़ें हमने रिमूव कर दी हैं, ट्रीज़ को काट दिया, तो जो भी हमारे जीव जंतु उस पर डिपेंड करते हैं वो विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो दिस कंट्रीब्यूट्स the loss of habitat of a plant or animal when it is damaged. This contributes to the loss of biodiversity. इसकी वजह से क्या होने लगता है, loss of biodiversity होने लगता है. और जो वहाँ के जो रीजनल या नेटिव जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, एक्सटिंक्ट, वो विलुप्त होने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3 स्पीशीज़ दिखाई हुई है. ये है हमारी पिंक हेडेड डक, ये है एशियाटिक चीता, एंड दिस इज इंसेनली endangered स्पीशीज. तो ये जो एशियाटिक चीता है वो हमारा विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब ये नहीं है. तो हमारा there is a loss of biodiversity, that we are losing some of the species of the birds and some of the animals, some of the beautiful animals
अभी वो हमारे को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछिए, आप उनसे बात कीजिए, उनके ज़माने में कितने सारे ऐसे बर्ड्स थे या एनिमल्स थे जो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आज हमारी जनरेशन को वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इज एशियाटिक चीता। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, इट गॉट रियली स्ट्रेस्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उन्होंने क्या किया, सिचुएशन को काबू में लाने के लिए एक चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू किया 2022 में, 2022 में। तो बेसिकली वो क्या, अफ्रीका से चीता लेकर के आए और उन्होंने जो इंडियन फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड फॉरेस्ट सेंचुरीज हैं, उसमें अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इंडियन चीता तो अब रहे नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का जो हमने लॉस किया है किसी तरीके से हम उसको रिकवर कर सकें। सो देयर हैव बीन मल्टीपल इनिशिएटिव्स, नॉट जस्ट बाय गवर्नमेंट बट ऑल्सो द एक्टिव सिटीजन्स ऑफ दैट प्लेस। उस जगह पर जो रह रहे सिटीजन्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो हम सभी लोगों को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी को हार्नेस करना चाहिए, उसकी अहमियत को समझना चाहिए, और हमें इस तरीके से ट्रीज़ को कट डाउन नहीं करना चाहिए, डेजर्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए, जिससे कि वहाँ का जो हमारा धरोहर है, जो हमारा ट्रेजर है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल बंगाल टाइगर, द चीता इज़ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, इट्स नो मोर, बट एज आई सेड देयर इज़ अफ्रीकन चीता, तो वो फिर से लाया गया है। यहाँ पर वही लिखा है कि द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट was initiated in 2022 by the government to restore the population of cheetah. But that would not be Asiatic cheetah, that would be African cheetah. Similarly, Bengal tiger and Great Indian bustard जो है वो हमारे endangered species है। So one is extinct यानी कि जो विलुप्त हो चुके हैं, और दूसरे हैं endangered जो कि endangered जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं। दैट मीन्स दोज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो अगर हम इसी तरीके से लापरवाही करते रहे तो फ्यूचर में बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो बंगाल टाइगर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर टू ऑफ द स्पीशीज इन इंडिया करेंटली विच आर एंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसी को रोकने के लिए या इसकी जो दर है उसको कम करने के लिए, ताकि हमारे जो बंगाल टाइगर हैं जिनकी पॉपुलेशन सीरियसली बहुत ही जल्दी डिक्लाइन हो रही थी, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमारे वाइल्ड फॉरेस्ट हैं उनको फॉरेस्ट रिजर्व्स घोषित कर दिया। वहाँ पे किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाएगा, और इन टाइगर्स को वहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ताकि इनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है उसको रोका जा सके और इनको बढ़ावा दिया जा सके कि इनकी पॉपुलेशन फ्यूचर के लिए बढ़ सके। मतलब जितनी तबाही हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी कैन नॉट रिकवर दैट, बट व्हाट वी कैन डू इज़ एटलीस्ट वी कैन प्रोटेक्ट व्हाट वी ऑलरेडी हैव। तो जो भी हमारे पास अभी है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही है, द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड has declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities. Human activities की वजह से इनका loss of natural habitat हुआ। The government of India has initiated several projects to conserve the biodiversity. Project Tiger, तो इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में to protect the declining population of Bengal tiger. Similarly, habitat of Great Indian bustards have been declared as protected area. तो ऐसे एरियाज़ को, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि endangered species जहाँ पर रहती हैं, उन एरियाज़ को क्या किया गया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ घोषित किया गया। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र।
तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, और ये जहाँ भी पाए जाते हैं उनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दिया, एंड एनी ह्यूमन एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड एट दैट प्लेस. So these are some of the ongoing conservation efforts to stabilize the population of these endangered species. उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्टेड एरिया हो गया हमारा एनिमल्स के लिए, उसी तरीके से कुछ ऐसे पर्टिकुलर हर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं नेटिव, जो कि पर्टिकुलर उस एरिया में पाई जाती हैं जहाँ पर वो उगती हैं. तो उनको हम क्या घोषित करते हैं? सैक्रेड ग्रुव्स. तो हमारा जो सिटीजन्स हैं वो भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए. सो सैक्रेड ग्रुव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस. तो ऐसे अनडिस्टर्ब्ड पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के जहाँ पर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का होना प्रोहिबिट किया जाता है. सो दिस वे सैक्रेड ग्रुव्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर इन केस ऑफ एनिमल्स वी हैव प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट. सो सैक्रेड ग्रुव्स आर बेसिकली कम्युनिटी प्रोटेक्टेड स्पेसेस ऑफ और द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट्स. अब हम एक दो साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं जिन्होंने हमारा बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में, डॉक्यूमेंट करने में और प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद की, हमें अवेयर बनाया हमारे आसपास हो रहे लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड देयर एक्सटिंक्शन के बारे में. अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप के पाए जाने वाले बर्ड्स की संख्या 250 है. अब बहुत लोग होते हैं, कुछ सम पीपल आर रियली कीन ऑब्जर्वर्स, वो लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, और डे टू डे लाइफ में हम लोग तो सब कुछ अलग अलग स्पीशीज़ जो है बर्ड्स के वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है उन बर्ड्स की स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए, उन पर्टिकुलर जड़ी बूटियों की, हर्ब्स की स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो कि पहले ज़माने में पाई जाती थी लेकिन अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. तो इन साइंटिस्ट ने ना सिर्फ उस स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट किया बल्कि हमारे बीच में अवेयरनेस भी फैलाई कि क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, और इन्होंने हेल्प की हमें मेजर्स लेने में कि हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं. तो ऐसी ही एक साइंटिस्ट हैं हमारी जानकी अम्मल. वो 1897 टू 1984 में थी. ये इंडियन बॉटनिस्ट हैं. बेसिकली इन्होंने क्या किया, बॉटनी की यानी कि प्लांट्स के ऊपर काम किया. शी डेडिकेटेड एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी. सो व्हाट शी डिड इज डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व. So she did both the things. She played a key role in Save Silent Valley. तो बच्चों एक सेव साइलेंट वैली है हमारी केरला में. तो उसको साइलेंट वैली बेसिकली एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसको साइलेंट वैली क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत आवाज़ करते हैं. ये जो हमारे पर्टिकुलर प्लांट्स हैं, द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको शी वॉज द हेड ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो जो मैं बात कर रही हूँ सेव साइलेंट वैली की, ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फॉरेस्ट है जो कि बहुत ही वेट और ह्यूमिड कंडीशन में पाए जाते हैं, और वहाँ का जो तापमान होता है वो जनरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, सो दीज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा वेट होते हैं और थोड़ा इनका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो लो होता है. तो वहाँ पर जो शोर मचाने वाला इंसेक्ट है वो नहीं पाया जाता है. इसीलिए वो जो वैली है, जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट की चेन है, वो बहुत साइलेंट पाई जाती है. इसी से उसका नाम जो है वो पड़ गया हिस्टोरिकली साइलेंट वैली. तो वहाँ पर क्या किया गया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रपोजल दिया गया था सेव साइलेंट वैली में. लेकिन जानकी अम्मल के इनके जो स्टेप्स थे, इन्होंने अवेयरनेस फैलाई, वहाँ के सिटीजन्स को
प्रोटेस्ट करने के लिए कि नहीं, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम नहीं बनाया जाएगा और वहाँ पर ट्रीज़ को नहीं काटा जाएगा। तो इन्होंने हमारी पूरी साइलेंट वैली को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सो देयर इज़ अ सेव साइलेंट वैली मूवमेंट एंड शी वॉज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ दैट मूवमेंट। अनदर साइंटिस्ट इज़, ये तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा, सलीम अली। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इन्होंने बेसिकली अराउंड लेट 1950s में इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की बर्ड की स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट किया था। सो ही ऑब्जर्व द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में ट्रैवल करके जो भी बर्ड्स की डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको उन्होंने, he prepared a list, that means he documented the diversity of these birds and he recorded the regions with high diversity और इन्होंने इन regions को conserve करने में और इनके बारे में awareness फैलाने में help करी। So it's very important to be aware of what our human actions could do, at how much level they can damage these plants and animals. सो दीज आर फ्यू साइंटिस्ट जिन्होंने हेल्प की हमें अवेयर बनाने के लिए और ये विलुप्त होती हुई स्पीशीज़ को रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा एंड आई होप दैट यू शुड ऑलवेज कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव एंड आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू डिग डीपर। हैप्पी एक्सप्लोरिंग एवरीवन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।